हेलो दोस्तों, मैं जे.आर. माली आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं ऑलराउंडर BSS यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12वीं इतिहास। जहां पर हमने पिछले वीडियो में देखा कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा। अब हम उसके आगे चलते हैं, पुरातात्विक स्रोत। हेडिंग लगाइए, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अब ये पुरातात्विक स्रोत क्या होता है कि जो भी हमें उत्खनन में अवशेष मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक अवशेष। इसके डेफिनेशन क्या होगी? अतीत के अवशेषों के माध्यम से। तो लिखते हैं अतीत के अवशेषों के माध्यम से अवशेष के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना। पुरातात्विक स्रोत हम क्या करते हैं कि अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। इसकी विशेषता क्या होती है? कि ये विशेष क्यों होते हैं हमारे लिए? विशेष क्यों होते हैं? क्योंकि ये सर्वाधिक विश्वसनीय है, कि जो हमारा फैक्चुअल है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, तो ये क्या सर्वाधिक विश्वसनीय है। सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है। ठीक है, तो सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत कौन से? पुरातात्विक स्रोत। अब इन पुरातात्विक स्रोतों को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला आता है कि उत्खनन से प्राप्त कुछ अवशेष। तो लिखो उत्खनन से प्राप्त अवशेष। इन अवशेषों में क्या होता है कि साहब मृद भांड, जो यहाँ पर जो बर्तन मिलते हैं वो क्या कहते हैं? मृद भांड। औजार, कि वो किस प्रकार के औजार प्रयोग में लेते हैं? औजार या उपकरण, कि वो किस प्रकार के हथियार या उपकरण काम करने में प्रयोग लेते थे। तो ये क्या हो गए? उत्खनन से प्राप्त अवशेष, जिसमें मृद भांड हो गया, औजार हो गया, उपकरण हो गया। दूसरा लिखो इसके अंदर सिक्के। वह मुद्राएं, उस समय जो सिक्के मिली है या मुद्रा यानी पैसे मिले, वे सभी उस समय के। तीसरा लिखो अभिलेख। अभिलेख ये भी इतिहास जानने के स्रोत है, मतलब किसी भी सतह पर या परिपाटी पर लिखा हुआ लेख क्या कहलाता है? अभिलेख। चौथा स्मारक, कोई भी स्मारक बना हो या भवन। स्मारक जैसे कोई भी, जैसे कीर्ति स्तंभ है, उसके नीचे कुछ प्रशस्ति शिलालेख लिखा हुआ है, या जैसे नौ चौकी का पाल है उदयपुर वाला, वहां पर भी कुछ प्रशस्ति लिखी हुई है, तो वो स्मारक भवन बिल्डिंग है। ठीक है। और पांचवा मूर्तियां। और शैल चित्र। शैल चित्र मतलब जो गुफाओं में जो दीवारें होती है उस पर जो चित्रकारी की गई है वो क्या कहलाता है? शैल चित्र। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोतों में? तो पहला हम इसके अंदर पढ़ेंगे उत्खनन से प्राप्त अवशेष, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मृद भांड, औजार और उपकरण। दूसरे नंबर हम पढ़ लेंगे अभिलेख, तीसरे पे सिक्के और मुद्राएं, चौथे पे स्मारक व भवन, पांचवे पे मूर्ति या वह शैल चित्र। तो हम इसको आगे डीपली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग लगाओ उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन से प्राप्त अवशेष। अब
ये जो अवशेष है इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? एक तो पाषाण काल की, काल और सिंधु घाटी सभ्यता की। दो चीजों की हमें जानकारी इन्हीं से मिलती है, पहला पाषाण काल और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि ये दोनों अभी है नहीं, ये दोनों ही लुप्त हो चुकी है, मतलब गर्भ में समा चुकी है। तो यहाँ पे हम उत्खनन करेंगे तो यहाँ से जो औजार मिलेंगे, उपकरण मिलेंगे, उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर ऐसा शायद हुआ होगा या होता रहा होगा। तो कैसे? तो प्राचीन काल में 4 प्रकार के मृद भांड मिलते थे। जो बर्तन मिले हैं उत्खनन में, तो कितने? 4 प्रकार के मृद भांड मिले। और इन मृद भांडों को क्या दे दिया? मृद भांड संस्कृति नाम भी दे दिया कि 4 प्रकार की मृद भांड संस्कृति मिली है। तो आपसे पूछे कितनी प्रकार की मृद भांड संस्कृतियां मिली है? 4 प्रकार की मृद भांड संस्कृतियां मिली है। तो पहली कौन सी है? गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति, इंग्लिश में कहते हैं OCP संस्कृति। पहला है गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। दूसरी काले व लाल मृद भांड परंपरा, मृद भांड परंपरा, और इसे नाम दिया गया है BRW। तो 4 प्रकार के मृद भांड मिले, इसे मृद भांड संस्कृति नाम देते हैं। पहला मिला है गेरुए रंग, दूसरा काले व लाल रंग के मृद भांड, और तीसरे पे आगे चलते हैं हम, चित्रित स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति। चित्रित स्लेटी रंग, जिसे कहते हैं PGW, चित्रित स्लेटी रंग। ये तीसरा था। अब चौथा हम लेते हैं उत्तरी काली चमकीली पॉलिशदार। तो उत्तरी काली चमकीली संस्कृति, जिसे हम दे सकते हैं NPGW। तो ये हमारे 4 प्रकार की मृद भांड संस्कृतियां मिली है। और ये मृद भांड संस्कृतियां, जैसे कुछ बर्तन मिले हैं, किसी पर चित्रित स्लेटी रंग किया हुआ है, किसी पर काली चमकीली पॉलिशदार की गई है, किसी पर गेरुआ रंग लगाया। इस आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि जैसे गेरुआ रंग मिला है तो पाषाण कालीन थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी या महाजनपद काल के, उन बर्तनों के आधार पर। ठीक है, ये था हमारा अवशेष जिसके अंदर था। कुछ औजार भी मिले, जैसे पाषाण काल में हमें स्पून, चस, ये कुछ चट, ये कुछ जैसे सतहदार पेबुल संस्कृति है, ये पत्थर मिले लकड़ी काटने के लिए, ये छन्नी, ये कुल्हाड़ी, चॉपर, ये सब इन उपकरणों के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से अपना विकास कर रहा। दूसरा अभिलेख, अभिलेख, दूसरा है अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है कि किसी भी परिपाटी पर लिखना या सतह पर लिखना, किसी भी सतह पर लिखना, सतह पर लिखना। जैसे अगर आपने स्तंभ पर लिखा तो ये क्या बन गया? स्तंभ लेख। किसी गुफा में लिखा तो वो बन गया गुहा लेख। अगर आपने दीवार पर लिखा तो वो बन गया आपका दीवार लेख या शिला लेख। ठीक है, और अगर आपने मूर्ति पर लिखा तो वो बन गया आपका मूर्ति लेख। इस प्रकार अभिलेख का मतलब क्या होता है? किसी भी परिपाटी पर लिखना। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या दी हुई होती है? तिथि। अभिलेख हमेशा क्या होता है? तिथि युक्त एवं समसामयिक होते हैं। समसामयिक होते हैं या होने के कारण इसकी ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है। जैसे कोई भी अभिलेख है, जैसे
अशोक ने कोई ये अभिलेख लिखवाया, उस अभिलेख के नीचे तिथि लिखी हुई होती है, इससे पता चल जाता है कि कब लिखा हुआ, अशोक का टाइम पीरियड क्या है। दूसरा समसामयिक, अशोक ने अपने समय के लिए लिखवाया, इसलिए इसके अंदर कुछ अनगणित या कुछ बिना मतलब की बातें नहीं होती। तो अभिलेख क्या होता है? सतह पर लिखना। और ये अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तिथि युक्त व समसामयिक होते हैं। इसकी विशेषता अगली क्या है कि स्थानाभाव के कारण, स्थानाभाव के कारण अनावश्यक सामग्री नहीं होती, अनावश्यक सामग्री नहीं होती। जैसे कोई अभिलेख है, कोई पिलर है या कोई दीवार है, उसके अंदर स्थान छोटा सा ही होता है और उसके अंदर लिखना होता है, तो उसके अंदर कोई भी अपने हिसाब से मनगढ़ंत बातें नहीं लिखता। जो महत्वपूर्ण चीज होती है वही लिखते। जैसे हमने कहीं देखा है, कोई किसी पार्क का या किसी बिल्डिंग का उद्घाटन होता है, उसके अंदर जो बात पट्टी लिखी हुई होती है, उसके अंदर ये लिखा होता है इस तारीख को फलाने व्यक्ति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया या इसके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, कौन कौन मुख्य अतिथि थे, क्या क्या थे, बस यही चीजें मिलती है। तो उसी में उस समय भी ऐसे ही लिखा जाता। इसमें क्या मिलता है? शासक व व्यक्तियों के नाम, शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश मिलता है, तिथि मिलती है, इनके कार्यों का उल्लेख मिलता है तथा समसामयिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है कि किस समय क्या घटनाएं घटित हुई। शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य, घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। अब जैसे हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल कि कौन कौन से अभिलेख है, तो एक मिलते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, थोड़ा सा अशोक के अभिलेखों में हमें डिटेल यहां पढ़नी होगी और बाकी हम कहां पढ़ेंगे? जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे, प्रॉपर रूप से अशोक पढ़ेंगे, उस समय इसके बारे में देखेंगे। अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है कि किस लिपि में, लिपि मतलब लिखे गए हैं। एक होती है भाषा, एक होती है लिपि, ठीक है। तो लिपि में लिखना, लिपि कौन सी है? खरोष्ठी व ब्राह्मी। कुछ अरेमाइक और ग्रीक में भी लिखे गए, वो पढ़ेंगे। कौन कौन से अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे। दूसरा, अशोक ने शिलालेख, शिलालेख मतलब चट्टानों पर, शिलाओं पर शिलालेख, स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब पिलर, और गुहा लेख, तीनों प्रकार के लेख लिखवाए। अशोक ने कई गुफाओं में भी लेख लिखवाए। तो अशोक ने शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख लिखा है। और अशोक के शिलालेख किसने? कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है, तो इसमें सर्वोत्कृष्ट कला भी दी गई है। सर्वोत्कृष्ट कला के भी उदाहरण, जैसे अशोक के जो अभिलेख पिलर है, उसके ऊपर अधोमुखी कमल बना हुआ है, उसके ऊपर पशुओं की आकृतियां बनी हुई। जैसे हमने देखा सारनाथ में जो अशोक के 4 शेर बने हुए हैं, जिसको भारत सरकार ने अपना स्तंभ या प्रतीक चिन्ह भी बनाया हुआ है, ये अशोक के अभिलेखों से ही लिए गए। ये था अशोक का अभिलेख। उसके बाद दूसरा है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, तो सातकर्णी का नासिक अभिलेख। फिर है रुद्रदामन का, रुद्रदामन का गुप्त शासक हुआ रुद्रदामन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। इस जूनागढ़ अभिलेख में हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और बाद के शासकों ने इसका क्या करा था? पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया था। फिर एक व्यक्ति है चंद्र का महरौली अभिलेख, चंद्र का महरौली अभिलेख, महरौली अभिलेख, ये दिल्ली में महरौली अभिलेख। फिर है
स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख, ये भी गुप्त शासक हुआ है। स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख। और समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो ये सब क्या है? अभिलेख, जिससे हमें उस समय की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। घटनाओं की जानकारी मिलती है तो हमें इतिहास की भी जानकारी मिलती है। इस आधार पर यह भी भारतीय इतिहास जानने का क्या हो गया? एक प्रमुख स्रोत हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि समसामयिक होता है, तिथि मिलती है और इसके अंदर अनावश्यक घटनाओं की जानकारी बिल्कुल नहीं मिलती। अब कुछ गुहा अभिलेख है। गुहा अभिलेख का मतलब गुफाओं पर लेख लिखाए गए। जैसे अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफाओं पर अशोक ने बराबर गुफा लेख लिखा है। अशोक का जो बाद में उत्तराधिकारी या कह सकते हैं उसके वंश का दशरथ ने लिखा था नागार्जुन पहाड़ी पर, नागार्जुन की गुफा में। और सातवाहनों ने लिखा था, सातवाहनों ने नासिक व नाना घाटी ने, नासिक व नाना घाट गुफा। ये कुछ प्रमुख गुहा लेख है। जैसे गुफाओं पर लिखा था, हमने पढ़ा था अशोक एकमात्र शासक है जिनके शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख तीनों मिलते हैं। तो अशोक ने कौन सी गुफाओं पर? बराबर की गुफाओं पर। अशोक के बाद में वंश के हुए दशरथ, उन्होंने नागार्जुन गुफाओं पर। और सातवाहनों ने नासिक और नानाघाट गुफाओं पर भी कुछ चित्र उत्कीर्ण करवाए या लेख लिखवाए हैं। तो वे भी हमारे इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत बन जाते। अब हेडिंग लगाओ, तीसरा सिक्के व मुद्राएं। सिक्के व मुद्राएं, सिक्के व मुद्राएं। अब सिक्कों पर भी क्या होता है? शासकों का नाम होता है, तिथियां होती है, चित्र होती है, वंश का नाम लिखा हुआ होता है और शासक की रुचि दी हुई होती है कि शासक किस प्रकार की रुचि। जैसे सिक्के के किसी भाग पर किसी शासक का वीणा बजाते चित्र मिला है तो क्या हम कह सकते हैं शासक संगीत प्रिय था। कोई शासक बाघ के साथ लड़ रहा है तो क्या बहादुर शासक होता है। किसी ने अश्व घोड़ा पकड़ा हुआ है तो अश्व में एक यज्ञ करवाया। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इस समय उसकी जानकारी मिलती है। तो मुद्राओं पर क्या मिलते हैं? शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा। कि किसी पर सूर्य का चिन्ह है तो ये सूर्यवंशी शासक हो गए। और शासक की रुचि के बारे में जानकारी मिलती है। तो नाम मिलता शासक का, तिथियां मिलती है, चित्र मिलता है, वंश परंपरा मिलती है और शासकों की रुचि की जानकारी मिलती है। जैसे कैसे हम कह सकते हैं? एग्जाम्पल लेके हम रुचि के बारे में देखते हैं। तो एक शासक था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त की सिक्कों पर एक चित्र मिला है उसका वीणा बजाते हुए और दूसरा उसका सिक्का मिला है व्याघ्र निहंता। इस प्रकार उसकी वीणा से किसकी से मिलती है कि वो क्या था? संगीत प्रिय शासक था। और व्याघ्र निहंता के, व्याघ्र का मतलब एक बाघ के साथ लड़ाई करते हुए, इसका मतलब क्या है? वो एक शौर्यशील शासक था या उसमें बहुत ज्यादा शौर्य था कि वो शेर से भी लड़ सकता था। और एक उदाहरण और है, इसी का एक वंशज हुआ है कार्तिकेय और कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का सिक्का मिला है कौन सा? कार्तिकेय प्रकार।
अब कार्तिकेय प्रकार क्या होता है, आपको पता होगा भगवान शिव के पुत्र थे गणेश और उसके छोटे भाई थे कार्तिकेय। तो कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों पर कार्तिकेय प्रकार मतलब कार्तिकेय के पक्षी मोर का चिन्ह बनाया, इसलिए तो हम अनुमान लगा सकते हैं ये किसके अनुयायी थे, कुमारगुप्त शैव धर्म का अनुयायी था। बस इसी आधार पर हमने पता लगाया कि कुमारगुप्त किसका अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था, क्योंकि उसके सिक्कों पर क्या मिलता है, कार्तिकेय प्रकार के सिक्के मिले। अब हम बात करें हाथ में सबसे पहले सिक्के कैसे मिलते थे, तो सबसे पहले सिक्के हमें मिलते थे, पहले सिक्के चांदी व तांबे के मिलते थे, चांदी व तांबे के। तो हमारे यहां सबसे पहले प्रकार के सिक्के कौन से थे, चांदी व तांबे के, लोहे के नहीं थे। तो चांदी और तांबे के सिक्कों को कहते थे पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के, या इसका दूसरा नाम है आहत, आहत सिक्के। पंच मतलब कोई भी धातु ले ली, उस पर ठप्पा मारा, ठप्पा मारते हुए थोड़ा सा बिखर गया तो वो बन गया पंच मार्क सिक्के, या कह सकते हैं आहत, उस पर चोट करके आहत पहुंचाई जाती थी, तो ये कौन से हो गए, आहत सिक्के। बाद में एक शासक आए, हिंद यूनानी शासक, हिंद यूनानी शासक। हिंद यूनानी शासकों ने क्या किया, ने लेखयुक्त सिक्के जारी किए, लेखयुक्त सिक्के जारी किए। लेखयुक्त सिक्के कैसे होते हैं, उस पर उसके ऊपर लेख लिखा होता था। पहले हमारे जो सिक्के थे उस पर लेख नहीं होता था, कोई भी आकृति होती थी, अर्धचंद्राकार आकृति हो गई या मछली की आकृति होगी, ऐसा था पंचमार्क सिक्कों पर। फिर हिंद यूनानी शासक आए, उन्होंने अपने सिक्कों पर कौन से लेख लिखवाए, कि अपनी ही भाषा में लेख लिखवाए। उसके आधार पर हमारे यहाँ के शासकों ने भी अपने सिक्कों पर लेख लिखवाना शुरू कर दिया। जैसे हमारे एक सिक्का होता है उसके ऊपर नहीं लिखा होता 1 रुपया, एक छोटा सा लेख, वैसे भी उस समय लिखते। सिक्कों के ढेर, सिक्कों के ढेर हमें कहां कहां से प्राप्त हुए, तो सिक्कों के ढेर ज्यादातर हमें प्राप्त हुआ है, एक हुआ बयाना, बयाना कहाँ है, भरतपुर में, और ये भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में। और दूसरा हुआ है जोगल थंबी, जोगल थंबी, और ये कहां पर है, जोगल थंबी है नासिक। बयाना ये तो थे, बयाना से हमें क्या मिलती है, और इन दोनों सिक्कों से हमें मिलती है जो शक शासक थे, शक व सातवाहनों के मध्य संघर्ष। सातवाहन, सातवाहन एक वंश था और ये मात्र सतात्मक वंश था, सारे अपने माताओं के नाम लगाते थे, जैसे हमने पढ़ा गौतमी पुत्र शातकर्णी। और एक जगह बसाठ, बसाठ इसका प्राचीन नाम था वैशाली, बसाठ वैशाली से हमें 274 मिट्टी की मुहरें मिली है, मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई। मुहर होती लगाने वाली, वो मुहरें हमें कहां से मिली है, बसाठ वैशाली से। अब हमारे लिए ज्यादा एग्जाम क्वेश्चन कौन सा बनता है, परीक्षा में पूछे जैसा क्वेश्चन, लघुतरात्मक में या थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पूछे कि हमारे लिए सिक्के व मुहरे किस प्रकार की जानकारी देते हैं या हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो हमारे लिए या इनकी विशेषता क्या है या महत्वपूर्ण क्यों है, विशेषता क्या है या महत्वपूर्ण क्यों है। पहला, इसके अंदर तिथि क्रम होता है, सिक्के के ऊपर हमेशा तिथि लिखी हुई होती है। दूसरा, धार्मिक विश्वास होता है कि किस प्रकार के धार्मिक देवता की वो पूजा करते थे, विश्वास, विश्वास होता है, ठीक है। तीसरी इसमें मिलती है कला पर प्रकाश, कि इसके पीछे किस प्रकार की कलाकारी की गई है, कि जैसे बैल का चित्र अच्छा बनाया हुआ नहीं, कि उस प्रकार कला के रूप दृष्टि से वो संपन्न थे या नहीं थे। चौथा, व्यापार व आर्थिक स्तर, कि जैसे एक जनपद था मगध, अगर मगध जनपद के सिक्के अंग में भी मिले, यहां पर मत्स्य में भी मिले, तो हम कह सकते हैं इनका व्यापार दूर दूर तक था। पांचों, साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण,
कि मगध था, कि मगध के ढेर सारे सिक्के यहाँ इस क्षेत्र में मिले तो हम कह सकते हैं इसकी सीमाएं यहां तक थी। अगर यहाँ 1 2 3 4 कम ही सिक्के मिले तो हम कह सकते हैं यहाँ व्यापार होता था, इस कारण यहाँ पर सिक्के आए होंगे। फिर शासकों की रुचियों के बारे में, शासकों की रुचियों की जानकारी, रुचियों की जानकारी भी और मिलती है, और कई बार नवीन घटनाओं की भी जानकारी मिलती है, घटनाओं की जानकारी मिलती है। जैसे आपको पूछे सिक्के और मोहरे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो तिथि कर्म की जानकारी मिलती है, शासकों के धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है, कला पर प्रकाश पड़ता है, व्यापार और आर्थिक स्तर, सिक्के की सोने के है, चांदी के है, किसके अंदर कौन सी धातु मिक्स की हुई है, उस हिसाब से बता सकते हैं कि वे संपन्न था या नहीं था। साम्राज्य की सीमाओं की जानकारी मिलती है, रुचियों की जानकारी मिलती है, और नवीन घटनाओं की भी जानकारी मिलती है। अगला हम चौथा पॉइंट देखते हैं, स्मारक व भवन। हमने सिक्के, मुद्राएं, अभिलेख देख लिया, पुरावशेष देख लिया। चौथा देखते हैं स्मारक व भवन। स्मारक और भवन, कुछ स्मारक और भवन भूगर्भ के अंदर चले गए और कुछ भूगर्भ के ऊपर भी स्थित है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के सारे भवन और स्मारक नीचे हैं, और मुगल काल के जो बाद में जो दिल्ली सल्तनत है वो जमीन के ऊपर भी है। उसके आधार पर भी हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, हम कह सकते हैं कुछ स्तूप आते हैं, बौद्ध धर्म में कुछ स्तूप बनाए गए, सांची के स्तूप वगैरह, कुछ चैत्य आते हैं, कुछ विहार आते हैं, हम मठ कह सकते हैं, मंदिर आते हैं, राजप्रसाद आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल देखें, देवगढ़ व भीतरगांव, भीतरगांव के जो मंदिर है वो कौन से हैं, गुप्त काल के। इस समय देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव के जो मंदिर है वो गुप्त काल में बने थे, और इससे गुप्त काल की धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्था का पता चलता है। गुप्त काल की धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्थाओं का पता चलता या जानकारी मिलती है, और इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश का साम्राज्य विस्तार कहां कहां तक था। ठीक है, कि हमारा कुछ मंदिर विदेशों में भी मिले हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा धर्म का विस्तार या हमारे ज्ञान का विस्तार, हमारे कला का विस्तार भारत से बाहर भी था। और भारत से बाहर कहां था, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय इतिहास या भारतीय कई स्मारक है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। जैसे कंबोडिया, आपने नाम सुना होगा, कंबोडिया। और कंबोडिया में कौन सा मंदिर बना हुआ है, अंगकोर वाट का मंदिर बना हुआ है। और दूसरा जावा, इंडोनेशिया का द्वीप है जावा और सुमात्रा, जावा में भी बोरोबुदुर मंदिर बने। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंबोडिया में कौन सा मंदिर, अंगकोर वाट, और जावा में बोरोबुदुर द्वीप। क्योंकि हम भवन और स्मारक के आधार पर पता लगा सकते हैं कि हमारी संस्कृति का विस्तार कहां कहां तक था। तो कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर और जावा में बोरोबुदुर मंदिर। अफगानिस्तान में भी हमें कई मूर्तियां मिली है महात्मा बुद्ध की, जिसे तालिबान ने नष्ट भी कर दिया है। और पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, मूर्तियां व शैल चित्र। मूर्तियां और शैल चित्र कला। ठीक है। अब जो चित्रकला होती है वो मानव जीवन को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त करने का मुख्य साधन है। कि आप बैठे हैं, आपकी कला क्या है, आपने बैठे बैठे अकोरे या चित्रकारी कर ली, इसका मतलब क्या है, आप प्रामाणिक रूप से अपने इतिहास कला को बता रहे हो। अगर किसी चित्र बनाया है तो बाद में इतिहास को उसको देख के पता लगा सकते हैं कि उसकी किस प्रकार की रुचि थी या उस समय कला का कितना विकास हो चुका था। ठीक है। जैसे हम शैल चित्र किसे कह सकते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव शैल गुफाओं में निवास करता था, और उन्हीं शैल गुफाओं में उन्होंने चित्रकारी की। वे चित्रकारी क्या कहलाती, शैल चित्रकारी। शैल चित्रकारी क्या कहलाती है कि मानव द्वारा शैलाश्रयों में निवास करने के साथ ही
की दीवारों पर की गई चित्रकारी क्या कहलाती थी? शैल चित्रकारी कहलाती थी। जैसे राजस्थान में हमें शैल चित्रकारी कहाँ कहाँ मिलती है? राजस्थान में शैल चित्रकारी मिलती है, राजस्थान के कई भागों में मिलती है। जैसे दक्षिणी भाग, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी तथा शेखावटी क्षेत्रों में। शेखावटी क्षेत्र में हमें शैल चित्रकारी बड़ी मात्रा में मिलती है। और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जैसे भीमबेटका की गुफा है, वह पंचमढ़ी, यहां पर भी हमें बड़ी मात्रा में शैल चित्रकारी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों को पूरी तरह से पढ़ लिया है। एक बार देखते हैं इतिहास जानने के स्रोतों में। स्रोत हमने पढ़ा साहित्यिक, दूसरा हमने पढ़ा पुरातात्विक, साहित्यिक में हमने देखा धार्मिक, इसके अंदर हमने देखा धर्मोत्तर, तीसरा हमने देखा वंशावलियां, इस पे हमने देखा पुरातात्विक में कौन सा? पुरावशेष, अभिलेख, अभिलेख के बाद मुद्राएं, इसके अंदर ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, स्मारक व भवन, और लास्ट देखा था हमने मूर्ति कला और शैल चित्रकला। इस प्रकार से भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हमने 4 वीडियो में लगभग हमारा कंप्लीट होते हैं। और इस प्रकार हमारा भारतीय इतिहास जानने का स्रोत वाला टॉपिक। अब दूसरा आगे है भारतीय संस्कृति का प्रचार या भारतीय संस्कृति का विस्तार। उसको या टॉपिक का नाम है वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। क्या है? वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और आप भी हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो में। आपको अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके द्वारा जब आप लाइक करते हो इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। पहले वाले वीडियो में काफी अच्छा आपने रिस्पांस दिया, ऐसे ही आगे रिस्पांस बढ़ाइए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। घर पे बने रहिए और खुद को और अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखिए। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।